अब ये जो सॉल्यूशन हुआ है, ठीक है, ऐसा होता है ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी लेके डूबेंगे, वही कहानी है कि 20 डेज प्लेज में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं राउट्स लॉ और उसमें सीखते हैं कि राउट्स लॉ को अपन कितनी आसानी से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सॉल्यूशन में आगे अपन सीखने वाले हैं राउट्स लॉ। राउट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यार, और हर साल यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आती है कि राउट्स लॉ को अपन कितनी आसानी से समझ सकते हैं। राउट्स लॉ हमें सिर्फ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करवाने की कोशिश करता है भाई, मदद करता है कि हम वेपर प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि वेपर प्रेशर हम दो अलग अलग फेसेस में कैलकुलेट करते हैं, दो अलग अलग केस अपन वहां पर बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला केस हमारे पास आता है फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। अब ये लिक्विड लिक्विड सिस्टम का क्या मतलब होता है? लिक्विड लिक्विड सिस्टम का मतलब है कि आपके पास वॉलेटाइल ही सॉल्यूट है और वॉलेटाइल ही क्या है? सॉल्वेंट है। वॉलेटाइल का मतलब क्या? जिनकी टेंडेंसी है वेपर बनाने की भाई, मतलब जैसे ही टेंपरेचर मिलेगा वो वेपर बनाएंगे। अब वेपर बनाएंगे, अगर आपने वेपर को क्लोज कर दिया, वेपर को बाहर नहीं जाने दिया, तो वेपर क्या होगी? दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर जनरेट करेगी, जिसे आप क्या बोलते हो भाई? वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं केस 1 फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। लिक्विड लिक्विड सिस्टम का सिंपल सा मतलब है वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। जैसे कि समझो कि हमारे पास एक लिक्विड है A, ठीक है, और एक लिक्विड है B। अब ये दोनों जो लिक्विड हैं, आप जहां पे देख रहे हो कि ये दोनों लिक्विड हैं, आपने एक बीकर में भर के रखा हुआ है। अब आपने बीकर को क्या करके रखा हुआ है? ऊपर से क्लोज करके रखा हुआ है। जैसे ही क्लोज करके रखा हुआ है, अब जैसे ही आप क्या करोगे? टेम्परेचर को क्या करोगे? बढ़ाओगे। जैसे ही क्या करोगे? टेम्परेचर को बढ़ाओगे, लिक्विड की क्या टेंडेंसी रहेगी कि वो वेपर बना ले। लेकिन अब वेपर बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि आपने क्या करा है? बीकर को ढक दिया है। तो बीकर की सरफेस पर आकर क्या हो जाएगी? डिपॉजिट हो जाएगी। अब ये जो वेपर है दोबारा से कंडेंस होना स्टार्ट होगी। जब ये कंडेंस होगी तो लिक्विड की सरफेस पर एक क्या करेगी? प्रेशर जनरेट करेगी। उस प्रेशर को क्या बोला आपने? वेपर प्रेशर। सपोज ए जो लिक्विड है वो कितना वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है? P नोट है। उसी तरीके से हमारे पास एक लिक्विड है B, वो कितना वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है? P नोट B। यहां पर एक बात ध्यान देने लायक है यार कि P नोट A और P नोट B एक्चुअल में क्या है? प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है A और B के, ठीक है, मतलब A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना? P नोट है। B का कितना है भाई? P नोट B। अब आपने क्या करा? दोनों लिक्विड को मिला दिया, आपने एक मिक्सचर बना दिया जिसमें आपका लिक्विड A भी है और लिक्विड B भी है। अब यहां पे समझना कि अब ये जो मिक्सचर है उसमें सिर्फ अकेला A का प्रेशर नहीं होगा, अकेला B का प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि दोनों लिक्विड हैं और दोनों ही क्या हैं? वॉलेटाइल हैं। मतलब दोनों की टेंडेंसी है कि वो वेपर बनाए। अब वेपर को निकलने तुम दे नहीं रहे हो भाई। अब वो वेपर क्या करेंगे? दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और लिक्विड में जैसे ही कन्वर्ट होंगी तो लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर जनरेट करेंगी। लेकिन अब ये प्रेशर P नोट A के बराबर नहीं होगा, P नोट B के बराबर नहीं होगा। मतलब यहां पर कुछ प्रेशर A जनरेट कर रहा होगा और कुछ प्रेशर B जनरेट कर रहा होगा। मान लेते हैं इस मिक्सचर में A कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है? P डैश A, और B कितना कर रहा है? P डैश B। यहां पर P डैश A और P डैश B क्या है? P डैश A है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, क्योंकि मिक्सचर में सिर्फ A जनरेट नहीं कर रहा है प्रेशर, B भी कर रहा है, तो A पार्शियल लगा रहा होगा P डैश A। उसी तरीके से B भी एक पार्शियल वेपर प्रेशर जनरेट करने की कोशिश कर रहा होगा, कितना? P डैश B। तो यहां पर P डैश A और P डैश B क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B इन लिक्विड मिक्सचर। अब यहां पर समझते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है भाई, उसका एक फॉर्मूला होता है जो अपन ने क्लास 9th या 10th में पढ़ लिया होता है। उसका वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर। अब यहां पे समझना कि जैसे आपको पार्शियल वेपर प्रेशर A का निकालना है कि हमारा जो A है वो कितना वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा होगा, ये अपन को निकालने की कोशिश करना है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हमारा बराबर होगा किसके?
पी नोट ए इंटू एक्स ए के बराबर, और वैसे ही पी डैश बी किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, पी नॉट बी इंटू एक्स बी के बराबर। तो पी डैश ए दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, कि इस लिक्विड मिक्सचर में ए कितना वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। उसी तरीके से बी कितना वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहां पर एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है ए और बी के इन लिक्विड मिक्सचर में, कि ये जो आपका लिक्विड मिक्सचर है उसमें कुछ ए का मोल फ्रैक्शन होगा, कुछ बी का मोल फ्रैक्शन होगा। नॉर्मल सी बात है ना, आपने क्या करा है, ए को भी मिलाया है और बी को भी मिलाया है, मतलब ये जो मिक्सचर है उसमें ए के मोल्स भी होंगे और बी के मोल्स भी होंगे। और एक्स ए और एक्स बी तो अपन ने प्रीवियस वाले लेक्चर में देख लिया था किस तरह से आसानी से अपन कैलकुलेट कर सकते थे, कि एक्स ए कैलकुलेट करना है भाई बड़ा आसान है, किस तरह से, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। उसी तरीके से अगर एक्स बी कैलकुलेट करना है तो बड़ा आसान, किस तरह से, कि एन बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स किसके बराबर होंगे, एन ए प्लस एन बी के बराबर। तो एक्स ए और एक्स बी निकल जाएगा, पी नोट ए और पी नोट बी है आपके पास, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। किसी भी कंपोनेंट का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पी नोट इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर आ चुका है ए और बी का। कोई आपसे पूछे यार, क्या पूछे, कि ये जो आपका लिक्विड मिक्सचर बना, ये आपका जो लिक्विड मिक्सचर बना उसका टोटल वेपर प्रेशर कितना है। जब प्योर लिक्विड ए था उसमें वेपर प्रेशर कितना आ रहा था, पी नोट ए। प्योर बी था तो उसमें वेपर प्रेशर कितना आ रहा था, पी नोट बी। अब बात आती है कि ये जो लिक्विड मिक्सचर बना, ये जो आपका लिक्विड मिक्सचर बना है उसमें कितना वेपर प्रेशर होगा, इस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। अब अगर टोटल वेपर प्रेशर की बात करें कि टोटल वेपर प्रेशर मिक्सचर का क्या होने वाला है, बड़ा आसान है। किस तरह से, जैसे कि समझना, हमारे पास क्या है, पी टोटल है। पी टोटल किसके बराबर होगा, पी डैश ए प्लस पी डैश बी, कि दोनों के वेपर प्रेशर जो पार्शियल वेपर प्रेशर आया है उनको ऐड कर दो, वही तो आपका टोटल वेपर प्रेशर होगा। और पी डैश ए किसके बराबर आया है, पी नोट ए इंटू एक्स ए, और पी डैश बी किसके बराबर आया है, पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो यहां पर जो आपका टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी के बराबर। तो मेनली बेसिकली ये पी नोट ए इंटू एक्स ए या पी नोट बी इंटू एक्स बी है क्या, एक्चुअल में ये पार्शियल वेपर प्रेशर ही तो है। मतलब आपने पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड करा तो ये किसके बराबर आ गया, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के। कि कोई आपसे पूछे कि आपके पास वॉलेटाइल कंपोनेंट का एक मिक्सचर बना दिया गया है और उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, तो बड़ा आसान, आप बोलोगे कि पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड करो भाई, और जैसे ही पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड करोगे आपका क्या आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि पार्शियल वेपर प्रेशर को जब ऐड करते जाओगे, मिक्सचर का जो भी होगा कंपोनेंट उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, उनको जैसे ही ऐड करोगे वही आपका क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपन कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर लिक्विड कंपोनेंट्स के लिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल कंपोनेंट, उनका वेपर प्रेशर कितना आ गया है भाई, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी के बराबर। अब थोड़ा सा सोचो यार, अपन ने जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन में एक पॉइंट पर अपन ने थोड़ी सी बात करी थी। क्या बात करी थी, कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है भाई वो 1 के बराबर होता है। तो यहां पर अपन ऐसा लिख सकते हैं ना कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन होगा ए और बी का लिक्विड मिक्सचर में, उन दोनों का मोल फ्रैक्शन भी किसके बराबर आने वाला है, 1 के बराबर आने वाला है। क्या मैं XV को XA के टर्म में लिख सकता हूं, बड़ा आसान है। इस इक्वेशन से अगर मैं XB को XA के टर्म में लिखना चाहूं तो XB क्या हो जाएगा, XB इक्वल टू 1 माइनस XA। अब ये जो XB की वैल्यू आई है, ये जो XB की वैल्यू आई है, इस फॉर्मूले में अपन पुट करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो क्या निकलेगा, वो निकलने वाला है पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी, और एक्स बी की जगह आपने क्या पुट कर रहे हो, 1 माइनस एक्स ए। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो एक्स ए के टर्म में आ जाएगा, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में आप निकाल सकते हो। वो किसके बराबर होगा, पी टोटल इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी।
तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन निकला है ना यार आपका, वो सिर्फ एक के टर्म में निकला है। आप एक्स बी के टर्म में भी निकाल सकते हो। सिर्फ क्या करना है, एक्स ए को एक्स बी के टर्म में पुट कर दो और इक्वेशन को सॉल्व करते जाओ, और जैसे इक्वेशन सॉल्व होगी वैसे ही आपके पास एंड में एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा। एक्स ए के टर्म में भी निकाल सकते हैं और एक्स बी के टर्म में भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें तो याद रखना है यार, हमें ये एक्सप्रेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ पार्शियल वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला है उसे याद रखेंगे और उसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड कर दो, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आ जाएगा। किसी एक के टर्म में निकालना है तो दूसरे के उसके टर्म में लिख लो। एक्स ए के टर्म में निकालना है भाई तो एक्स बी को एक्स ए के टर्म में लिख लो। अगर कोई आपसे कहे मुझे तो भाई एक्स बी के ही टर्म में चाहिए यार, तो आप क्या करोगे, एक्स ए को क्या लिख लोगे, 1 माइनस एक्स बी, सॉल्यूशन में पुट करोगे, इक्वेशन में सॉल्व करोगे, आपके पास एक एंड रिजल्ट बहुत आसानी से आ जाएगा। तो हमारे पास जो पहला था, पहला क्या था, लिक्विड लिक्विड सिस्टम, कि लिक्विड लिक्विड सिस्टम में हम वेपर प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात ध्यान देना यार कि जो राउल्ट्स लॉ है उसका कई बार आपसे क्या पूछ लेता है भाई, डेरिवेशन पूछ लेता है कि लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए बताओ कि राउल्ट्स लॉ होता क्या है, या सॉलिड लिक्विड सिस्टम की बताओ कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। या कभी कभार आपसे क्या करता है, वो न्यूमेरिकल पूछता है। राउल्ट्स लॉ से दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहला कि डिफाइन राउल्ट्स लॉ, दूसरा न्यूमेरिकल्स। इनके अलावा राउल्ट्स लॉ पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बात साफ है भाई, ठीक है। तो पहला केस लिक्विड लिक्विड सिस्टम यहां पर अगर खत्म होता है। अगर लिक्विड लिक्विड सिस्टम में पूरे को अगर समराइज करा जाए एक पॉइंट में तो अपन ऐसा कह सकते हैं, फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर आता है। और पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नोट इंटू एक्स, की मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन मिक्सचर इंटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाएगा और पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड करो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का आ जाएगा। तो पहला फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम यहां पर आकर खत्म होता है। सेकंड केस बना रहे हैं यार अपन, सेकंड केस है हमारे पास फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। अब थोड़ा सा नया आया है सॉलिड लिक्विड सिस्टम। अब सॉलिड लिक्विड सिस्टम का बड़ा ही अच्छा मतलब होता है। सॉलिड का मतलब यह है कि आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और लिक्विड का मतलब यह है कि आपके पास वोलेटाइल सॉल्वेंट है। मतलब आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन आने वाला है जिसमें आपका जो सॉल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब उसकी ये बिल्कुल टेंडेंसी नहीं है, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि वो वेपर बनाए भाई, ठीक है। और एक और कंपोनेंट है सॉल्वेंट, वो लिक्विड है, वोलेटाइल है, मतलब उसकी टेंडेंसी होगी जैसे उसे टेंपरेचर मिलेगा वो भगकर कहां पे जाएगा, वेपर बनाएगा। और वेपर बनाएगा तो बाहर तो तुम निकलने नहीं दोगे क्योंकि आपने कवर कर लिया है। अब जो वेपर होंगी वो दोबारा से नीचे आएंगी, और जैसे ही नीचे आएंगी वो लिक्विड की सरफेस पर क्या करेंगे, एक प्रेशर जनरेट करेंगी। मतलब यहां पर जो लिक्विड कंपोनेंट है वो तो वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, लेकिन जो सॉलिड कंपोनेंट है, सॉल्यूट है, जो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर प्रेशर लगा ही नहीं सकता क्योंकि उसकी टेंडेंसी नहीं है, उसका नेचर ही नहीं है कि वो वेपर प्रेशर लगाए। क्योंकि वेपर प्रेशर तब लगाएगा जब वो वेपर बनाएगा, सॉलिड की टेंडेंसी नहीं है भाई, ठीक है। आप बोलोगे सॉलिड को तो हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे, फिर नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है। आप रूम टेम्परेचर में सॉल्यूशन को रख रहे हो और वहां पर प्रेशर देख रहे हो कि वो कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो सेकंड है हमारे पास फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। अब इस सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले अपन कुछ चीजों को फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि हम सॉल्वेंट को हमेशा ए मानेंगे और सॉल्यूट को क्या मानेंगे, हमेशा बी मानेंगे। अब जितने भी एक्सप्रेशन निकलने वाले हैं उसमें एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा सॉल्वेंट जो होगा उसे अपन ए मानेंगे और जो सॉल्यूट होगा उसे हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो उसी तरीके से वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, सॉल्यूट के लिए पी नॉट बी। पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के लिए पी डैश ए, सॉल्यूट के लिए पी डैश बी। मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट के लिए एक्स ए, सॉल्यूट के लिए एक्स बी। मोल्स कैपिटल एन, सॉल्वेंट के लिए स्मॉल एन, सॉल्यूट के लिए। वेट कैपिटल डब्ल्यू, सॉल्वेंट के लिए स्मॉल डब्ल्यू, आपका सॉल्यूट के लिए। मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल MWT फॉर सॉल्वेंट एंड स्मॉल MWT फॉर सॉल्यूट। मतलब एक चीज फिक्स कर ली अपन ने कि हमेशा जो भी बी से डिनोट करा जाएगा वो सॉल्यूट के लिए डिनोट किया जाएगा,
और जो ए के लिए डिनोट करा जा रहा है वो सॉल्वेंट के लिए डिनोट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि अब जो एक्सप्रेशन निकलेंगे भाई, अब जो एक्सप्रेशन निकलने वाले हैं उसमें हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। ठीक है, कई बार आपको ए और बी के टर्म में ही निकालना पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए हमारा ए क्या माना हुआ है अपन ने और बी को क्या माना हुआ है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड सिस्टम में एक बात तो साफ है कि आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो उसकी जो प्योर स्टेट है, मतलब आपने सिर्फ बी को भर के रखा हुआ है, मतलब सॉल्यूट को भर के रखा हुआ है एक बीकर में, ठीक है, तो उसका क्या वेपर प्रेशर होगा? उसका वेपर प्रेशर तो जीरो होगा ना यार, क्योंकि वो तो सॉलिड है और सॉलिड की टेंडेंसी है ही नहीं वो वेपर बनाया एट रूम टेम्परेचर, तो उस स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? जीरो होगा। तो यहां पर जो पी नोट बी आने वाला है हमारे पास, वो कितना आने वाला है भाई? यहां पर जो पी नोट बी आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या है? नॉन वॉलेटाइल है यार। जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या है हमारे पास? नॉन वॉलेटाइल है, और नॉन वॉलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? प्योर स्टेट में जीरो होगा। तब यहां पर चीजों को समझना किस तरह से कि अगर हमको टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर का सम, तो वो क्या होगा? पी नोट ए इंटू एक्स ए इंटू पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो यहां पर देखना, पी नोट ए इंटू एक्स ए की जगह पी नोट ए इंटू एक्स ए रखा है मैंने, बस पी नोट बी की जगह क्या पुट कर दिया है? जीरो, क्योंकि पी नोट बी कितना है हमारे पास? जीरो है, तो पी नोट बी हमारा जीरो होगा। तो ये जो पूरा टर्म है पी नोट बी इंटू एक्स बी, वो भी हमारा क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। तो यहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकलने वाला है वो किसके बराबर आने वाला है? वो निकलने वाला है पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी नोट ए इंटू एक्स ए। यहां पर जो सिर्फ वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट जनरेट कर रहा होगा, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो तो नॉन वॉलेटाइल है, उसकी तो टेंडेंसी ही नहीं है कि वो वेपर बनाए, और वेपर नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर का कोई चांस ही नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी वेपर प्रेशर आ रहा है वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से आ रहा है, और वो कितना आएगा भाई? पी नोट ए इंटू एक्स ए। अब यहां पर देखना कि अपन ने क्या करा है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है कि जो हमारा पी ऑफ द सॉल्यूशन है, अगर एक्स ए को मोल के टर्म में लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इनटू पी नोट। अब यहां पर मैंने पी नोट ए को पी नोट ही रखा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट है। जो भी सॉल्यूशन गिवन होगा, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट एक ही है, तो इसलिए मैंने पी नोट ए को क्या रख दिया भाई? पी नोट रख दिया। तो याद रखें, तो पी ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा? कैपिटल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इनटू पी नोट। अब देखो इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं कि पी ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर है? पी नोट इंटू एक्स ए के बराबर है। क्या मैं इस एक्स ए को एक्स बी के टर्म में लिख सकता हूं? अभी सीखा था, अगर एक्स ए को एक्स बी के टर्म में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं सिर्फ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और यहां से एक एक्सप्रेशन निकालूंगा, आपके लिए एक एक्सप्रेशन निकालूंगा जो न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम आता है यार। आपको भी इन चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपन 4 इक्वेशन याद रखेंगे राउट्स लॉ में, और वहीं से अपन चीजों को बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर पाएंगे। किस तरह से? देखना कि ये जो इक्वेशन है पी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू पी नोट इंटू एक्स ए को एक्स बी के टर्म में लिख दिया, एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नोट। तो यहां से आएगा हमारे पास पी नोट माइनस पी नोट इंटू एक्स बी। तो यहां पर अपन सॉल्व करते जाएंगे, तो जो हमारा एक्स बी है, एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो किसके बराबर निकलने वाला है? वो निकलने वाला है हमारे पास पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नोट के बराबर। पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नोट के बराबर हमारा निकलने वाला है। एक बात ध्यान रखें, एक्स बी को अगर मैं मोल्स के टर्म में लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा? स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहां पर मैंने ये मोल्स के टर्म में लिखा यार, यहां पर देखकर डरना नहीं है कि ये स्मॉल एन या कैपिटल एन क्या आ गया। सिर्फ आपने क्या करा है, बड़ा आसानी से इस एक्स बी को यहां पर आपने क्या करा है? सिर्फ मोल्स के टर्म में लिख दिया, और जैसे ही मोल्स के टर्म में लिखा तो आपके पास एक एक्सप्रेशन निकला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा? पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नोट, और इसे अपन मोल्स के टर्म में लिखें तो क्या होगा? स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। आप तो जानते हो ना, मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था वो तो बड़ा आसान था कि मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, तो उसी को अप्लाई किया। अब यहां पर जो काम की बात है आपके लिए, यहां पर थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को देखना, क्योंकि इस पॉइंट का अपन यूज करेंगे जब अपन लेक्चर 3 पढ़ेंगे सॉल्यूशन का।
अब यहां पर देखना कि पॉइंट क्या है। पॉइंट ये निकल रहा है कि पी नोड माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन, पी नोड माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू अपन ने डेल्टा पी रखा है, और डेल्टा पी का मतलब होता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर में कितनी लोवरिंग आई है। नॉर्मल सी बात यहां पर बहुत कॉन्सेप्चुअली है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और इसे समझने की कोशिश करना। आपके पास एक लिक्विड सॉल्वेंट था और आपके पास क्या था, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट था। अब यहां पर इसका कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा होगा प्योर स्टेट में। अब लेकिन इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कुछ होगा नहीं। अब यहां पर थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना कि जो सॉल्वेंट है आपका वो तो वेपर प्रेशर लगा रहा होगा, लेकिन जो आपका सॉल्यूट है वो वेपर प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा होगा। आपने इन दोनों को मिलाया, एक सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ। अब ये जो सॉल्यूशन हुआ है, ठीक है, ऐसा होता है ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी लेके डूबेंगे, वही कहानी है कि जो आपका सॉल्यूट है वो क्या कह रहा है भाई कि सॉल्वेंट को कि तुम्हें भी वेपर नहीं बना दे दूंगा, क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट बोल रहा है मैं वेपर बनाऊंगा, और उसको कौन रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा है आपका सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल। वो भी ये बोल रहा है कि भाई तुम कहां जा रहे हो, कहां वेपर बना रहे हो, यहीं पे रुको, आराम से मजे करेंगे साथ में, ठीक है। लेकिन जो आपका सॉल्वेंट है भाई, ठीक है, वो बड़ा डिसिप्लिन में रहता है। वो बोलता है कि यार मैं तो बनाऊंगा, मेरा तो ये नेचर है कि मैं क्या करूंगा, वेपर बनाऊंगा। वो वेपर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रोक कौन रहा है उसे रोक रहा है आपका सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है। मतलब जैसे ही आपने क्या करा, सॉल्यूशन बनाया, एक वोलेटाइल कंपोनेंट दूसरा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, तो वहां पर क्या हुआ है, आपका जो वेपर प्रेशर था उसमें कमी आई है, दैट इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी आई है भाई, पहले कितना था पी नोड, अब कितना होगा पी ऑफ द सॉल्यूशन। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आपकी जो निकली है वो किसके बराबर निकली है, वो निकली आपके पास पी नोड माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर, जैसे आप डेल्टा पी से डिनोट कर रहे हो। कोई आपसे पूछे कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव जानते हो, रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में। सपोज हम इनिशियल के रेस्पेक्ट में निकालें कि प्योर स्टेट के रेस्पेक्ट में हमारी जो कमी आई है वेपर प्रेशर में, नॉर्मल सी बात है कमी तो आना स्वाभाविक सी बात है। कैसे, क्योंकि एक वोलेटाइल है एक नॉन वोलेटाइल है भाई, तो वेपर प्रेशर में कमी तो आने वाली है। अब यहां पर कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की पहले के रेस्पेक्ट में कितनी लोवरिंग आई है, तो अपन कैसे निकालेंगे, पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन रिलेटिव निकालना है तो डिवाइडेड बाय पी नोट की इनिशियल। जब प्योर स्टेट में आपका सॉल्वेंट था उसके रेस्पेक्ट में जो सॉल्यूशन है उसमें कितनी कमी आई है, तो वो होगा पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नोट, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप बोलते हो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के नाम से आप उसे जानते हो, ठीक है। दो कंपोनेंट पढ़े अपन ने अभी तक, कौन कौन से, पहला पढ़ा है अपन ने कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है और इनिशियल के रेस्पेक्ट में कितनी कमी आई है। दो, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये जो एक्सप्रेशन निकला है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, वो कितना निकला है, वो निकला है हमारे पास पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नोट, जो किसके बराबर है, स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब मैं क्या करता हूं, इसी इक्वेशन को, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसे मैं क्या करता हूं, आगे नीचे लेके आता हूं और उसे आगे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व क्यों कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी कम टाइम है, ठीक है। कम टाइम में आप अगर सिर्फ इक्वेशन को पढ़ोगे, सिर्फ अगर इक्वेशन को पढ़ोगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप भूल जाओ उन्हें। बस आपको क्या करना है, सिर्फ उस इक्वेशन को आगे बढ़ाते जाना है, और जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाओगे आपके पास नए नए एक्सप्रेशन निकलते जाएंगे, उन्हें भूलने का चांस कम रहेगा ना। हमें बेसिकली पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, और लेकिन रिटेन करके भी रखना है एग्जाम तक। पता चले कि आज अच्छा पढ़ लिया और 5 दिन बाद अपन भूल गए, तो ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अपन को क्या करना है, उन चीजों को रिटेन करना है, दिमाग में बिल्कुल जाना चाहिए एकदम सीधा, ठीक है। तो यहां पर उन चीजों को याद रखने की कोशिश नहीं करेंगे अपन, उन चीजों को ड्राइव करने की थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे और वो चीजें लंबे टाइम तक अपन को याद रह जाएंगी। अब देखना, ये जो इक्वेशन निकला है हमारे पास एक्स बी की इक्वेशन क्या है, पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूं, इस इक्वेशन को मैं रेसिप्रोकल करता हूं। तो रेसिप्रोकल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू स्मॉल एन प्लस
कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। अब आपने क्या करा, स्मॉल एन से स्मॉल एन को वन टाइम कैंसिल कर दिया। अब यहां पे पास आपके पास इक्वेशन है पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। अब इस 1 को आप इस साइड लेकर आते हो तो ये -1 हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन होगी पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन -1 इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। अब आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या होगा, पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन, तो आपके पास आने वाला है पी नोट, यहां पर आएगा माइनस पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास है पी ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। अब इस इक्वेशन को आप दोबारा से क्या कर दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास क्या निकलेगा, आपके पास एक एक्सप्रेशन निकलेगा पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। इस एक्सप्रेशन का आप यूज करते हो, इस एक्सप्रेशन का आप यूज करते हो टू फाइंड वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वेट और मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो इस इक्वेशन से आपका सॉल्व हो जाएगा। यार याद रखना है कि आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया उसका अमाउंट कितना है, या जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो इस एक्सप्रेशन से आपका काम चल जाएगा अगर आपको ये आता है तो यहां पर समझना कि राउट्स लॉ में अपन को क्या क्या याद रखना है। लिक्विड सिस्टम में सिर्फ एक चीज याद रखना है कि पी ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, पी डैश ए प्लस पी डैश बी, और पी डैश ए और पी डैश बी किसके बराबर होंगे, पी नोट इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी के बराबर होंगे। ये लिक्विड सिस्टम की कहानी खत्म हो गई ना। सॉलिड लिक्विड सिस्टम में अपन को एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखना है कि यहां पर जो पी ऑफ द सॉल्यूशन है वो किसके बराबर है, वो बराबर है पी नोट इंटू एक्स ए के बराबर, और सेकेंड एक्सप्रेशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का आया है, उसी को अपन ने सिर्फ XA को XB के टर्म में लिखा तो XB का एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज P नोट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और थर्ड एक्सप्रेशन निकालना है तो इस इक्वेशन को ही आगे सॉल्व करा। सिर्फ आपको दो इक्वेशन याद रखनी है राउट्स लॉ में, और आपका राउट्स लॉ पूरे आपके दिमाग में होगा। कौन कौन सी इक्वेशन, लिक्विड सिस्टम में एक इक्वेशन P ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू P नोट A इंटू एक्स ए प्लस P नोट B इंटू एक्स बी। अब सेकेंड जो आपको याद रखना है सॉलिड लिक्विड सिस्टम में आपको याद रखना है भाई कि जो P ऑफ द सॉल्यूशन है वो किसके बराबर आया है, P नोट इंटू एक्स ए के बराबर। अब एक्स ए को एक्स बी के टर्म में लिख लोगे तो एक्स बी का एक्सप्रेशन निकल जाएगा, और जो एक्स बी का एक्सप्रेशन आएगा उसे आप सॉल्व करते जाओगे रेसिप्रोकल करके, तो आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन निकलेगा एंड में जिसकी मदद से आप वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फाइंड कर सकते हो। तो आज की जो लेक्चर है उसकी समरी क्या है, उसकी समरी है सिर्फ दो इक्वेशन। अगर आपको वो दो इक्वेशन आती हैं तो आप आगे की चीजें बड़ी आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ XA को XB के टर्म में लिखना है, सॉल्व करना है, आपके पास XB का एक्सप्रेशन आ गया, XB को आगे सॉल्व करना है रेसिप्रोकल करके, और लास्ट में जाके आपको रेसिप्रोकल कर देना है तो वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट का एक्सप्रेशन निकल आएगा। सिर्फ दो इक्वेशन, और वहां से आप राउट्स लॉ के जितने सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि यार की प्रैक्टिस हम किस तरह से करें, कि राउट्स लॉ पर किस तरह का न्यूमेरिकल हमसे पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर जाएं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को वहां से ट्राई कर सकते हैं। और अपना जो राउट्स लॉ की जो पक्के मार्क है ना, कि राउट्स लॉ से डेफिनेटली है कि क्वेश्चन आएगा यार, क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा चांस रहता है कि राउट्स लॉ से क्वेश्चन आए। अब राउट्स लॉ से क्वेश्चन आएगा तो अपन से तो बनने वाला है भाई, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है, अपन ने सिर्फ दो इक्वेशन पढ़ी है और पूरे राउट्स लॉ को उन दो इक्वेशन से घुमा दिया। ठीक है, तो ये राउट्स लॉ की कहानी है। आपको नोट्स की टेंशन लेना नहीं है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है, इन पीडीएफ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और अपना जो राउट्स लॉ है उसे एकदम पक्का करके चलें। जो आप पढ़ रहे हो इस टाइम पे उसे पक्का करते चलें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपका पास ऐसा होगा कि आपके पास पूरी केमिस्ट्री बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में आपकी कवर हो जाएगी। तो आज अपन ने सीखा राउट्स लॉ, सिर्फ दो इक्वेशन और पूरा राउट्स लॉ उस पर घुमा दिया। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हो।